स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी घायल की गति। चोर ने खिड़की के भीतर पैर जल्दी से रखा और कुछ देर तक प्रतीक्षा करने लगा। अपने हुनर के प्रति आदर भाव रखने वाला हर चोर कोई चीज उठाने से पहले ये कदम उठाता ही है। ये मकान किसी का निजी निवास गृह था। तख्ते से ढके हुए सामने के दरवाजे और संवारे बोस्टन के सदाबहार पौधों को देखकर चोर ने जान लिया कि घर की मालकिन समुद्र के किनारे किसी बरामदे में बैठी हुई किसी सहृदय नाविक से कह रही होगी कि उसके एकाकी और पीड़ित हृदय को किसी ने नहीं पहचाना। तीसरे मंजिल की सामने वाली खिड़कियों में रोशनी देखकर और मौसम का अंदाजा लगाते हुए वो समझ गया कि घर का मालिक लौटकर आ गया है और जल्दी ही रोशनी बुझाकर सो जाएगा। उस समय मालिक मकान छत पर के बगीचों और टाइपिस्ट लड़कियों का क्षणिक आनंद छोड़कर अपनी जीवन संगिनी की बाट जोहने लगते हैं ताकि नैतिक और सामाजिक स्थिरता प्राप्त हो सके। चोर ने एक सिगरेट जलाई। उंगलियों की ओट में जलती हुई दियासलाई के प्रकाश में उसका चेहरा चमक उठा। वो तीसरी किस्म का चोर था। चोरों की ये तीसरी किस्म अभी तक न पहचानी गई न स्वीकार की गई। पुलिस के द्वारा अभी दो किस्म ही लोकप्रिय हुई हैं। उनका वर्गीकरण काफी आसान है। कॉलर उनकी विशेष पहचान है। जब कोई ऐसा चोर जो कॉलर नहीं पहनता हो पकड़ा जाता है तब उसे सबसे हल्के दर्जे का पतित, एकदम दुराचारी और दुष्ट कहा जाता है। उस पर यह भी संदेह किया जाता है कि सन 1878 में हैंसी नामक थानेदार की जेब से हथकड़ियां चुराकर गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग जाने वाला उद्दंड अभियुक्त वही है। दूसरी जानी पहचानी किस्म का चोर वो है जो कॉलर पहनता है। वो अपने वास्तविक जीवन में जुआरी होता है। दिन में वो सदा एक सज्जन बना रहता है। सही सूट पहनकर नाश्ता करता है और दीवार पर कागज लगाने वाला बना फिरता है। पर रात होते ही अपना चोरी का नीच धंधा अपना लेता है। उसकी माँ ओसन ग्रीव की प्रतिष्ठित और अत्यंत धनवान औरत होती है और जेल की कोठरी में प्रवेश करते ही वो कील कांटों और पुलिस गजेट की मांग करता है। अमेरिका के हर राज्य में उसकी एक पत्नी और हर प्रांत में एक मंगेतर होती है। जिन महिलाओं का 5-5 डॉक्टरों द्वारा इलाज भी असफल हो जाए और उसके बाद एक ही खुराक में जिन्हें काफी चैन पड़ जाए और एक पूरी बोतल में तो पूरा आराम, उन्हीं की तस्वीरों को अदल बदल कर अखबार वाले उसकी शादी के समाचार छापते हैं। इस चोर ने एक नीला स्वेटर पहन रखा था। वो ना जुआरी किस्म का था और ना नरक के कीड़ों जैसा। उसका वर्गीकरण करने में तो पुलिस भी पशुपेश में पड़ जाती। उन्होंने अभी तक ऐसे कुलीन और विनीत चोरों के बारे में सुना तक नहीं था जो अपने दर्जे से ना अधिक और ना कम हैं। तो इस तीसरे किस्म के चोर ने अब खोज शुरू की। उसने नकाब या काला चश्मा या रबर के जूते कुछ भी नहीं पहन रखे थे। उसकी जेब में एक तमंचा था और वो चिंतामग्न एक पिपरमेंट की गोली चूस रहा था। गर्मियों की धूल से बचाने के लिए फर्नीचर पर गिलाफ चढ़े हुए थे। सोना चांदी वहां से दूर किसी बैंक के तहखाने में होंगे। चोर को कोई विशेष रकम प्राप्त होने की आशा नहीं थी। उसका निर्दिष्ट स्थान तो वो हल्की रोशनी वाला कमरा था जहां घर का मालिक अपने एकाकीपन का जैसे तैसे उपचार करके संतोषपूर्वक गहरी नींद में सो रहा था। वहां से कुछ मामूली माल ही हाथ आने की आशंका थी, जिसे वाजिबी व्यावसायिक लाभ कहा जा सकता है, जैसे कुछ रेजगारी, कोई घड़ी या जड़ाऊ पिन वगैरह, और सिंगारदान पर कुछ नोट, एक पट्टा, चाबियां, 2-3 पोकर के खेल के टोकन, मसली हुई कुछ सिगारें, रेशमी बालों का एक गुलाबी बो और सवेरे खुमारी उतारने के लिए सोडा लेमन की बंद बोतल, यही सब चीजें रखी थीं। पास ही पलंग पर एक आदमी सोया था। चोर ने सिंगारदान की तरफ 2-3 कदम बढ़ाए। एकाएक बिस्तर पर पड़े हुए आदमी के मुंह से एक चीख जैसी कराह निकली और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसका दाहिना हाथ तकिए के नीचे गया और वहीं रह गया। बातचीत के लहजे में चोर ने कहा, चुपचाप पड़े रहो। तीसरे दर्जे के चोर फुंफकारते नहीं। बिस्तर में पड़े हुए नागरिक ने चोर की पिस्तौल के गोल मुंह की ओर देखा और चुपचाप पड़ा रहा। चोर ने आदेश दिया, अब अपने दोनों हाथ ऊंचे करो। बिना दर्द दांत निकालने वाले दंत चिकित्सक की तरह दिखने वाले इस नागरिक के एक छोटी नुकीली भूरी सफेद दाढ़ी थी। वो समृद्ध, प्रतिष्ठित, चिड़चिड़ा और नाराज लगता था। अपने बिस्तर पर ही बैठकर उसने अपना दाहिना हाथ सिर से ऊंचा उठा लिया। चोर ने हुक्म दिया, दूसरा हाथ भी। हो सकता है कि तुम दोनों हाथ चला सकते हो और अभी बाएं हाथ से गोली दाग दो। तुम 2 तक तो गिन ही सकते हो, क्यों? जल्दी करो। अपने मुंह की रेखाओं को विकृत करते हुए नागरिक ने कहा, दूसरा हाथ नहीं उठा सकता। क्यों, क्या तकलीफ है?
कंधे में गठिया है। सूजन भी है? थी, पर अब चली गई है। चोर एकाध क्षण उसकी तरफ पिस्तौल किए खड़ा रहा। उसने सिंगारदान पर पड़े हुए माल पर एक नजर फेंकी और फिर कुछ हक्का बक्का होकर बिस्तर पर बैठे आदमी की ओर देखा। तभी उसका मुंह भी ऐंठ कर विरूप होने लगा। नागरिक ने दर्द के साथ कहा, वहां खड़े खड़े मुंह क्या बनाते हो? चोरी करने आए हो तो करते क्यों नहीं? इधर उधर कुछ माल बिखरा तो है। खींसे निपोरते हुए चोर बोला, माफ करना, तुम्हारी हालत से मुझे भी धक्का पहुंचा है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि गठिया और मैं पुराने दोस्त हैं। मेरे भी बाएं हाथ में गठिया था। मेरी जगह और कोई होता तो बायां हाथ ना उठाने पर तुम्हें जरूर गोली मार देता। नागरिक ने पूछा, तुम्हारा गठिया कब से है? 4 बरस से। एक बार तुम्हें यह लग जाए फिर तो जिंदगी भर तुम गठिया गए, मेरा तो यही विश्वास है। नागरिक ने पूछा, सांप का तेल कभी इस्तेमाल किया है? चोर ने कहा, शेरों। जितने सांपों का तेल मैंने काम में लिया है उतने अगर एक पंक्ति में जमा कर दिए जाएं तो शनि नक्षत्र तक 8 बार पहुंच सकते हैं और उसकी सरसराहट वालपरेसो इंडियाना तक सुनाई दे सकती है। नागरिक बोला, कुछ लोग चाइल्सम की गोलियां काम में लेते हैं। चोर ने कहा, बहुत, 5 महीने तक ली हैं, कोई फायदा नहीं। जिस साल मैंने फिंकलहम एक्सट्रैक्ट, गाइडलीड बाम और पोल्टिस और पॉन पेंट पल्वराइजर का प्रयोग किया उस साल कुछ राहत हुई, पर मेरे ख्याल से तो जेब में अखरोट रखना ज्यादा कारगर हो गया। नागरिक ने पूछा, तुम्हें सुबह ज्यादा तकलीफ होती है या रात में? चोर बोला, रात में, जब मैं अधिक व्यस्त होता हूं। अच्छा, अब अपना हाथ नीचे कर लो। मेरे ख्याल से अब तुम। अच्छा, तुमने कभी ब्लिजर स्टॉक का ब्लड बिल्डर काम में लिया? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें दर्द के दौरे आते हैं या हमेशा एक सा दर्द रहता है? चोर बिस्तर के पैताने पर बैठ गया और अपने घुटनों पर पिस्तौल रख ली। उसने कहा, मेरे तो टीस उठती है। जब मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं होती तभी दर्द होने लगता है। क्या बताऊं, मेरे ख्याल से डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। यही हालत यहां है। मैंने भी करीब $1000 खर्च कर दिए हैं पर कोई फायदा नहीं। तुम्हारा गठिया कभी सूजता है? हाँ, सवेरे, और जब बरसात आने वाली होती है तब। हे भगवान। नागरिक ने कहा, मेरे भी। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि टेबल की चद्दर के नाप के बादल का टुकड़ा कब फ्लोरिडा से उठकर न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो रहा है। और अगर मैं किसी थिएटर के पास से गुजरता हूं जहां मैटनी खेल हो रहा है तो उसके सीलेपन से मेरे बाएं हाथ में वैसा दर्द होता है जैसे दांतों में होता है। बिल्कुल ठीक। चोर ने अपनी पिस्तौल की तरफ देखा और खिसियाते हुए आसानी से उसे जेब में डाल लिया। उसने विवशता से कहा, यह तो बताओ, कभी तारपीन का मालिश किया है? कुछ गुस्से से नागरिक बोला, हटो, ये तो होटल के मक्खन का मालिश करने के बराबर है। सहमति प्रकट करते हुए चोर ने कहा, जरूर, ये तो बिल्ली के द्वारा उंगली के खरोंच लगा देने पर छोटे मुन्नों के लगाने लायक मरहम है। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारी एक ही तकलीफ है और इसको हल्का करने का एक ही उपाय मैं जानता हूं। क्या? वही स्वास्थ्यप्रद, सुधार करने वाली, गम दूर करने वाली शराब। कहो, है ना ठीक? माफ करना, जल्दी से कपड़े पहनकर कुछ पीने के लिए बाहर चलें। इतनी बेतकल्लुफी के लिए माफ करना, पर उफ, लो, फिर हो गया। नागरिक ने कहा, 1 हफ्ते से मैं बिना किसी की मदद के कपड़े भी नहीं पहन सकता हूं। थॉमस तो सो गया होगा अब। चोर ने कहा, बाहर निकलो, मैं तुम्हें कपड़ा पहना दूंगा। ज्वर की तरह उस नागरिक में भी फिर अपनी आदत लौट आई। उसने अपनी अधपकी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहने लगा, अजीब बात है। चोर बोला, ये रहा तुम्हारा कमीज, पहन लो। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो कहता था कि ऊमबेरी ऑइंटमेंट से वो 2 हफ्तों में इतना अच्छा हो गया कि दोनों हाथों से टाई बांधने लगा। वे ज्यों ही दरवाजे से बाहर निकले, नागरिक घूमकर वापस जाने लगा। उसने बताया, लगता है मैं पैसे भूल गया हूं, कल रात सिंगारदान पर रखे थे। चोर ने उसकी दाहिनी बाह पकड़ ली। उसने बड़े मजे से कहा, मैं कहता हूं चलो ना, छोड़ो उसे, मेरे पास दाम है। कभी जैतून और विंटर ग्रीन तेल का प्रयोग किया है?